ठीक है। तो यार देखो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है ना वो 3 तरीके की हो सकती है। ठीक है, मतलब कि हो सकता है कि उसकी लाइफ साइकिल में क्या हो कि जो हैप्लॉन्टिक फेज है, कौन सा, हैप्लॉइड फेज, कौन सा फेज बेटा, बोलो बोलो, हैप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड फेज मतलब जिसमें वो अपने लाइफ में मेजोरिटी ऑफ द टाइम हैप्लॉइड रहता है, एन रहता है। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या ये कंडीशन हो सकती है कि वो अपनी लाइफ में मेजोरिटी ऑफ द टाइम का रहेगा डिप्लॉयड फेज में रहेगा। कौन से फेज में रहेगा, डिप्लॉयड फेज में, जैसे कि 2n। ऐसा नहीं है कि n फेज नहीं आएगा, n फेज आएगा पर बहुत थोड़े टाइम के लिए आएगा। ठीक है, या हो सकता है कि उसकी लाइफ साइकिल में वो लगभग लगभग जितना टाइम n फॉर्म में रहता है उतना ही वो 2n फॉर्म में भी रहे, मतलब जितना वो हैप्लॉइड फॉर्म में रहता है उतना ही वो डिप्लॉयड फॉर्म में भी रहे। तो उसको कहता हूँ क्या मैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सॉरी ये 3 लाइफ साइकिल्स यहाँ पर हमने पढ़नी है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ से और बता दूं थोड़ा सा अलग ले आके, कि अगर वो हैप्लॉइड फेज में है तो लाइफ में, अपनी लाइफ में वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैसे रहेगा, एज गैमेटोफाइट रहेगा। कैसे रहेगा, एज, बेटा बोलो, गैमेटोफाइट। ठीक है, ठीक है, अगर वो डिप्लॉयड है तो अपनी लाइफ में कैसे रहेगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम, एज अ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट रहेगा। ठीक है, और अगर वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है तो अपनी लाइफ में मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैसा रहेगा, कैसा भी नहीं, मतलब वो जितने लगभग लगभग जितने टाइम के लिए वो गैमेटोफाइट रहेगा। ठीक है, लगभग लगभग उतने ही टाइम के लिए वो स्पोरोफाइट भी रहेगा। समझ रहे मेरी बात को, हाँ या ना, पक्का है। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। इसको हम बोलते थे क्या, इस वाली फेज को हम बोल देंगे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको बोल देंगे हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और उसको बोल देंगे हम हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, ये अगर देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आया ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप इसको कर दोगे, मुझे पता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको इतना मैंने पढ़ा दिया है, आपको पता है कि भैया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बेसिस पे आप गैस करके कर दोगे, कर सकते हो आप। ठीक है, बट मैं चाहता नहीं आप गैस करो, मतलब क्यों करना ना गैस, जब मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको तो आपको क्लियर बात पता होनी चाहिए भैया क्या है, हैप्लॉन्टिक है डिप्लॉन्टिक है। तो इसलिए मैं एक मतलब थोड़ी देर, मतलब 15-20 मिनट लेके मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, एंड बाय 10:30 हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो मतलब मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है तो उसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आते हैं किसपे हम, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे। इस पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे। ठीक है, अच्छा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी लाइफ टाइम हमेशा और हमेशा कैसे रहता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम एज अ गैमेटोफाइट रहता है। कैसे रहता है बेटा बोलो, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है, आप लोग जानते हो, एन होता है, हैप्लॉइड होता है भाई, हाँ या ना। ठीक है, आप एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे कहने पे आप एग्जांपल ले लो, क्लामाइडोमोनास का, किसी एग्जांपल ले लो, क्लामाइडोमोनास का एग्जांपल ले लो, आप किसी भी ग्रीन एल्गा का, आप स्पाइरोगाइरा का एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब क्लामाइडोमोनास है तो हमेशा हमेशा कैसे रहेगा वो, गैमेटोफाइट रहेगा क्योंकि वो एन है। अच्छा कभी ना कभी तो क्या करेगा, कभी ना कभी तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो, कभी ना कभी तो क्या करेगा वो, गैमेटोजेनेसिस करेगा, और गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होंगे, कुछ गैमेट प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, कुछ गैमेट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अच्छा जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वो आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं। मैंने पढ़ाई थी ये वाली बात आपको कि नहीं पढ़ाई थी एलगैमेट, मुझे बताओ बच्चों, हाँ पढ़ा रखी वाली बात। ठीक है, तो ये गैमेटोजेनेसिस करके गैमेट बनाएगा। ठीक है, अच्छा एक और गैमेट भी होगा, वो गैमेट ऑब्वियसली बात है बाहर से आएगा। ठीक है ना, ऐसे मान लो ये मेल गैमेट बना रहा है तो फीमेल गैमेट तो ये नहीं बनाएगा ना, तो फीमेल गैमेट बाहर से आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी दोनों में क्या, फ्यूजन। क्या होगी, दोनों में होगी क्या बेटा, फ्यूजन। और आप जानते हो जब गैमेट फ्यूज करते हैं, जब क्या करते हैं, जब गैमेट फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, तो फॉर्मेशन होती है किसकी, जाइगोट की। तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट होता है हमारे पास 2n। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बन गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, जाइगोट बन गया है, तो अब जाइगोट तो गैमेटोफाइट है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा रहेगा। ठीक है ना, या जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उस फॉर्म में तो नहीं रहेगा क्योंकि ये तो 2n है,
और गैमेटोफाइट तो क्या है, एन है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर इसको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर इसको मेयोसिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, बोला करो, मेयोसिस। ठीक है, और मेयोसिस के बाद क्या होगा, मेयोसिस के बाद आप जानते हो कि जो एक सेल होता है वो क्या हो जाता है, इट स्प्लिट्स इनटू, हाँ जी, 2 सेल्स में स्प्लिट करता है, फिर ये 2 सेल्स क्या करते हैं, ऐसे करके 4 सेल्स में टूटते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। ठीक है, और ये चीज बनती है, इसको कहता हूँ क्या मैं, दे आर कॉल्ड एज स्पोर्स। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास क्या, स्पोर्स, जो कि एन होते हैं। और बाद में चल के ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स किसमें डेवलप कर जाते हैं, ये डेवलप कर जाते हैं गैमेटोफाइट में। अगर आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझना है, ठीक है, तो या तो आप क्लेमाइडोमोनास समझ सकते हो, या आप इसको समझ सकते हो कैसे, आपको याद है मैंने फंगस में रिप्रोडक्शन पढ़ाई थी आपको, फंगस में, भाई याद आ रहा है, ठीक है ना। तो फंगस, फंजाई में क्या होता था, फंजाई में जो मेन फंगस होती थी, मेन फंगस बॉडी जो होती थी वो गैमेटोफाइट होती थी, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, एन होती थी, गैमेट बनाती थी, ठीक है ना, गैमेट फ्यूजन होती थी, फ्यूजन 3 स्टेप्स में होती थी अगर आपको याद होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जो होती थी। एक होती थी हमारे पास क्या, प्लाज्मोगैमी, फिर होती थी हमारे पास कैरियोगैमी, और फिर होती थी हमारे पास मेयोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और वो जो हैप्लॉइड स्पोर थे वो फिर जाके फंगस में डेवलप कर जाते थे। डू यू रिमेम्बर दैट पार्ट, क्या आपको याद आ रहा है वाला पार्ट? यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो आई होप कि वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? ठीक है, तो आप इसमें एग्जांपल सारे लिख लेना, क्लामाइडोमोनास लिख लेना, स्पाइरोगाइरा लिख लेना, ठीक है ना, वॉलवॉक्स लिख लेना, सारे एग्जांपल लिख लेना जितने भी मेजॉरिटी होगा ग्रीन एल्गाए है। अरे लिख लोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, और इसके नीचे फिर 4 लाइनें छोड़ दो, इसको नोट करो, उसके नीचे 4 लाइनें छोड़ दो। टेल मी व्हाट्स योर डन। डन, Got it sir. ओके। ठीक है, आगे आते हैं इसमें हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे, इस पे आते हैं। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें आप समझो कि इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप ले लो किसी प्लांट को ले लो, ठीक है ना, मैंगो को ले लो, आप एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, किसी भी आप एंजियोस्पर्म को ले समझ सकते हो, मैंगो मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो मैंगो क्या है बेसिकली, अगर आप समझोगे तो मैंगो डिप्लॉयड होता है भाई, ह्यूमन की तरह मैंगो भी, हाँ या ना, ठीक है ना, डिप्लॉयड कंडीशन में। तो ये कैसे रहेगा, ये डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा। डिप्लॉयड कंडीशन कौन सी होती है, डिप्लॉयड कंडीशन कहता हूँ क्या मैं, स्पोरोफाइट। मान लो आम का पेड़, ठीक है, तो आम का पेड़ आपने बचपन में लगाया था, ठीक है ना, अभी 1 साल का हुआ, फिर वो 2 साल का हुआ, फिर वो 10 साल का हुआ, फिर वो 15 साल का हुआ, तो बहुत लंबा टाइम वो कैसे रह रहा है, डिप्लॉयड फेज में रह रहा है, जो पूरा पूरा पेड़ है, मतलब कि जो 2n है। ठीक है, अब 15 साल बाद, 10 साल बाद क्या करता है, 10 साल बाद वो आम देना शुरू करता है। अच्छा क्यों, कैसे देता है वो आम, आओ जरा समझते हैं। कहता है कि जो आम का पेड़ है उसमें क्या होता है, उसमें फ्लावर्स लगते हैं, और फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास पिस्टिल और पॉलन होते हैं, बनते हैं, आपको पता है वाली बात। ठीक है, तो एग बनता है ओवरी के अंदर, और पॉलन ग्रेन बनते हैं एंथर के अंदर। और कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। कैसे प्रोसेस से बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गैमेटोजेनेसिस से बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में आपको पता होगा, बताया था मैंने आपको, एक हमारे पास पॉलन मदर सेल होता है, ठीक है ना, पॉलन मदर सेल डिवाइड करता है, और तब जाके कहीं फॉर्मेशन होती है इसकी 2 सेल्स की, फिर ये 2 सेल्स आगे जाके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं, और फिर ये 4 माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप कर जाते हैं, दिस
4 माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, किसमें बन जाते हैं भाई, बोलो, पोलन ग्रेन में, ठीक है। अच्छा ऐसा ही कुछ एग के साथ भी होता है, अच्छा ध्यान रख लेना, सारे सारे एन है ये, ठीक है। अब ऐसे ही एग बनेगा, ठीक है, तो एग बना और एग को फर्टिलाइज करने के लिए ये पोलन ग्रेन्स भी आ गए, ठीक है ना, मान लो कि एग तक पहुंच गए, ठीक है। तो ऑब्वियस की बात है क्या हुई होगी, उसके बाद हुई होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल दिया करो, हाँ, सिनगैमी, क्या हुई होगी, सिनगैमी मतलब कि फर्टिलाइजेशन, क्या हुई होगी, फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी के बाद क्या हो गया होगा, सिनगैमी के बाद बन गया होगा जाइगोट, क्या बन गया होगा, जाइगोट। वो जाइगोट जो क्या है, जो 2n एक्चुअली क्या है, जो 2n है। फिर ये जाइगोट डेवलप कर गया होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो बन गया होगा, एम्ब्रियो होगा सीड में, आप वापस सीड को बोल गए, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा क्या हमारे पास, आम का पेड़ लग जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल कुछ ऐसे चल रही है। इज दिस क्लियर टू यू, क्या आपको समझ आ रहा है ये वाला पार्ट में कर पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अपनी लाइफ में ये एन फेज में, कौन से फेज में, एन फेज में कितना टाइम रहा, हैप्लॉइड फेज में, भाई बहुत ही कम टाइम। अगर ये पूरी लाइफ साइकिल अगर आप उसको देखोगे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर, इस फेज में, ठीक है, ये कैसे रह रहा है, हैप्लॉइड फेज में रह रहा है। कौन से फेज में रह रहा है भाई, ये हैप्लॉइड फेज में रह रहा है। आर यू गेटिंग, भाई समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो बाकी सारे टाइम पे 2n है, पर इस सारे फेज में एन फेज में है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम किस फेज में रह रहा है, ऑब्वियसली बात है 2n वाले फेज में रह रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो सुन लेना, जितने भी हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं, या जितने भी हमारे पास क्या है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, वो सबके सब किस फेज में रहते हैं, सबके सब इस फेज में ही रहते हैं, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, और नोट करने के बाद फिर से 4 लाइनें छोड़ देना। ये हो गया, Noted, sir. ओके, ठीक है भाई, 4 लाइनें छोड़ दो, ठीक है। और आ जाओ आखिरी टॉपिक पे, जो है हमारे पास कौन सा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कौन सा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन शो करता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बेसिकली शो करते हैं हमारे पास, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ब्रायोफाइट्स के बारे में, याद है, 2 फेजेस होती है, प्रोटीनिमा स्टेज, लीफी स्टेज, कुछ याद आ रहा है, या टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स भी शो करते हैं इसको, ठीक। कैसे शो करते हैं, मान लो, मान लो क्या है, गैमेटोफाइट है, क्या है जी, गैमेटोफाइट है, मतलब कि ये हमारे पास क्या, मार्केंशिया, ठीक है ना, एग्जांपल ले लेते हैं मार्केंशिया का, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे याद है ना मार्केंशिया को कैसा था,
ये ग्रीन लीफी स्टेज, याद है? ठीक है, ये मार्केंशिया है। अब क्या होगा इस मार्केंशिया के ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, ये होते थे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वाले पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बनेंगे गैमेट्स। क्या बनेंगे इसमें? मार्केंशिया में बनेंगे जी क्या? गैमेट। मतलब कि क्या होगी इसमें? होगी गैमेटोजेनेसिस। क्या होगी इसमें? होगी गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। मेल वाले में बनेगा एंथ्रीडियम, इसमें बनेगा क्या हमारे पास? आर्किगोनियम। भी आर्किगोनियम हो गया, एंथ्रीडियम हो गया। एंथ्रीडियम में बनेगा एंथ्रोजोइट, आर्किगोनियम में बनेगा एग। बन गया। बनने के बाद क्या होगा? बनने के बाद दोनों में क्या होगी? दोनों में फ्यूजन होगी। ठीक है ना, दोनों फ्यूज करेंगे। फ्यूजन को हम कहते हैं इस टर्म्स में सिनगेमी। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है जब दोनों की फ्यूजन हो गई, दोनों की फर्टिलाइजेशन हो गई, तो किसी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फॉर्मेशन हो जाएगी जी किसकी? जाइगोट। किसी फॉर्मेशन में आएगी? जाइगोट की। जो जाइगोट क्या है? 2n है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी जाइगोट बन गया, तो जाइगोट तो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस वाली बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कन्वर्ट वो यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकता है जी, ठीक है, क्योंकि गैमेटोफाइट को एन होना चाहिए। तो आप एक चीज और बोल दोगे, आप बोल दोगे सर यहाँ पर जाइगोट में क्या हो जाएगी? जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी। हाँ, जाइगोट में मियोसिस हो जाती अगर ये एल्गी होती, पर ये एल्गा नहीं है, ब्रायोफाइट है। यहाँ पर एक कोड ही जो थी। यहाँ पर ये जो स्पोर, यहाँ पे जो जाइगोट था ना, ये पहले डेवलप करता था किसमें मेरे प्यारे बच्चों? याद दिलाओ, किसमें? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में, जो खुद भी 2n होता था। और आपको मैं इसका स्पोरोफाइट याद दिला देता हूँ। इसका स्पोरोफाइट कुछ ऐसा होता था। याद है? कैप्सूल, फुट, सीटा, याद आ रहा है? और ये अटैच होता था किस पे? गैमेटोफाइट पे। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट ही रहता था। और बाकी चल के फिर स्पोर, ये जो कैप्सूल था इसके अंदर क्या होती थी? इसके अंदर मियोसिस होती थी। क्या होती थी इसमें? मियोसिस होती थी। इसको कहता हूँ मैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना। और वहां जाके और वहां जाके ठीक है, इसमें क्या हो रही है? इसमें यहाँ पर मियोसिस हो रही है। और मियोसिस के बाद जो सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे? वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, फिर से डिवाइड करते थे, तो ये बन जाते थे कि हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बन जाते थे बेटा? बोलो। हैप्लॉइड स्पोर्स, या सिंपल आप इसको स्पोर्स बोल सकते हो क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं। और फिर ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये एन होते थे, एंड दिस हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप इनटू गैमेटोफाइट। अरे याद आ रही है बात कि समझ नहीं आ रही है? बोलो जी, समझ आई? ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हाफ ऑफ द टाइम तो कैसा रहा है ये? एन फेज में रहा है। कौन से फेज में रहा है? हाफ ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो ये रहा है हैप्लॉइड फेज में। ठीक है, और हाफ, सॉरी नॉट हैप्लॉइड, हाफ ऑफ द फेज। तो ये कैसे रहा है? एन 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 फॉर्म में रहा है, तो मतलब ये हैप्लॉइड फेज में रहा है। ठीक है, और हाफ ऑफ द टाइम ये 2n वाली फॉर्म में रहा है, मतलब ये डिप्लॉइड फेज में रहा है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को कहता हूँ क्या मैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो जितने ये प्लांट्स है ना, उनके अंदर क्या होती है? उनके अंदर ये हमेशा चलता रहता है कि वो थोड़े टाइम हैप्लॉइड रहते हैं, ठीक है ना, और थोड़े टाइम वो डिप्लॉइड रहते हैं। हाँ, वो फर्क करता है, ठीक है ना, वो फर्क करता है। देखो, अगर एक मैं आपको रफ समझा देता हूँ, ठीक है, अगर वो 90% हैप्लॉइड डिप्लॉइड फॉर्म में है और 10% डिप्लॉइड फॉर्म में, तो कह दूंगा क्या मैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अगर वो सिर्फ 10% डिप्लॉइड फॉर्म में है और 90% क्या है? हैप्लॉइड फॉर्म में, तो क्या दूंगा मैं? क्या? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पर अगर वो 50% हैप्लॉइड है और 50% डिप्लॉइड है, तो कहूंगा मैं उसको हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आर यू गेटिंग? भाई समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ठीक है, चलो इसको भी फटाफट नोट करो। ठीक है, और फिर इसके लिए भी 4 लाइनें छोड़ देना इसके बाद।
डन, नोट किया। चलो ये हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तान्या, अक्ष, आशु, आपको सारी बातें समझ आ रही हैं बेटा जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर? यस सर। यस सर। ठीक है। मनस्वी, निष्ठा, ईशा, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। ध्रुव, अब क्लियर हो रही है सब चीजें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? संभवी? यस सर। ठीक है। चलो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। अब आपको जो मैंने 4 से लेने छुड़वाई है यहाँ पर, ठीक है, उसमें आप अपने हिसाब से चीजों को लिख लेना, मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लिखने का काम मैं थोड़ा सा अपना कम करूंगा, ठीक है। रीजन ये है क्योंकि मैं लिखवाता हूँ तो क्या होता है, काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। और आपको नोट्स का फर्स्ट पार्ट मिल चुका है, जिन बच्चों को नहीं मिला है, ठीक है ना, वो आज जाके शाम को ले सकते हैं, ठीक है, AOA सेंटर से अपने, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से लेना है वो, ठीक है। और आगे मैं से शुरू ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मैं थोड़ा सा बिजी था, बट टुडे मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। कनिका वगैरह आपको तो मिल गया ना, कनिका बेटा? कनिका क्लास में है? नहीं है, चलो ठीक है, उन बच्चों को मिल गया। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना, एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या कहते हैं कि जितनी भी एल्गा होती है, क्या होती है, जितनी भी एल्गी होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाली होती है। कौन सी वाली होती है? हैप्लॉन्टिक, ठीक है। पर ना इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। जैसे आप अगर ले लो, बात कर लोगे इसकी, हमारे पास 2 एल्गी के यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। एक ले लो एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गा है, ठीक है ना, और पॉलीसिफोनिया, ठीक है, पॉलीसिफोनिया। ये दोनों क्या होती है दोनों, और साथ में कैल्प भी, कैल्प को छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। ये इनकी लाइफ साइकिल जैसी होती है, इनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कोई एक्सेप्शन शो करते हैं, ठीक है। और एक और ब्राउन एल्गा भी होती है हमारे पास, उसका नाम होता है फ्यूकस, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। तो क्या होता है, ये ना तो हैप्लॉन्टिक ही होता है और ना ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब ये एडवांस्ड प्लांट जो है हमारे पास, जैसे आजकल की हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है ना, तो उनकी तरह ही हमें अपने लाइफ साइकिल को एग्जिबिट करता है। तो उसको आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। और बाकी फिर आप छोड़ सकते हो। डन है? ठीक है, चलिए जी, हेडिंग लिखें, एनिमल किंगडम। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है ना। काफी बड़ा चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा इसको, ठीक है। तो आ जाओ। एनिमल, चलो भाई फटाफट बताओ मुझे, क्या किस किस चीज को एनिमल कह देते हैं, क्या क्या चीज होती है एनिमल? अगर मैं बोलूंगा कि ये भैया ये एनिमल है, तो कोई बता सकता है? जिसमें होलोजोइक
ठीक है, हमको शुरू करना चाहिए मेरे ख्याल से सेल टाइप से। तो पहली बात तो ये यूकैरियोट होते हैं, ठीक है निष्ठा? यस ठीक। सर, और मल्टी सेल्यूलर। यस, ये यूकैरियोट होते हैं, ये यूनिसेलुलर नहीं होते, ये एसेंशियली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होने के बाद ये अपना खाना कभी भी खुद नहीं बनाते, मतलब ये हेटरोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं ये? हेटरोट्रॉफ होते हैं। अच्छा, हेटरोट्रॉफ होने के साथ में ये किस तरह के हेटरोट्रॉफ होते हैं? जनरली होलोजोइक होते हैं, ये खाना अपना मुंह से खाते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस ये सारे के सारे होलोजोइक ही होते हैं, ठीक है? हेटरोट्रॉफ है। और कोई खास बात? इनमें से मेजॉरिटी क्या करते हैं? मेजॉरिटी क्या होते हैं? इनमें से ज्यादा मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, मतलब कि दे शो लोकोमोशन, मतलब कि मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ मेजॉरिटी। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेजॉरिटी। मैं ये नहीं कह रहा एवरीवन, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। ए यूकैरियोट, बी मल्टीसेलुलर, सी हेटरोट्रॉफ और डी लोकोमोशन। आसान है? अरे हाँ या ना? Yes. ठीक है, पक्का? चलो आगे आते हैं हम, आगे आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो हमने यहाँ पे ये देख ही लिया है। हम देख लेते हैं कि आपको पता होगा कि किंगडम के नीचे, अगर मैं बात करता हूँ, किंगडम आता है, किंगडम के नीचे आते हैं क्या? फाइलम। क्या आते हैं बेटा, बोलो? फाइलम। फाइलम के नीचे एक चीज और भी आती है जो अब आप नहीं पढ़ते, उसको कहता हूँ क्या मैं? सब फाइलम। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो जी। सब फाइलम, ठीक है? और सब फाइलम के नीचे आता है क्या? आपको फॉर्मूला याद है वाला? कैप्सोफैगस, याद है? तो ऑब्वियस सी बात है कि किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, फिर आती है क्या हमारे पास? नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लास, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्लास लेवल तक सब चीजों को पढ़ने वाले होंगे। जैसे कि किंगडम तो हमने उठा लिया, एनिमेलिया। कौन सा किंगडम उठा लिया? मान लो एनिमेलिया, जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो फिर फाइलम कौन कौन से होंगे? फाइलम से बहुत सारे होंगे, ठीक है ना? एक फाइलम होगा इसमें पॉरीफेरा, ठीक है? एक होगा इसमें मान लो सिलेंट्रेटा, ठीक है? एक होगा इसमें कौन सा? टीनोफोरा, ठीक है? एक होगा इसमें, ये आप नोट मत करो, ठीक है ना? टीनोफोरा, ठीक है? टीनोफोरा के बाद अगर हम आगे चलेंगे फिर आएगा हमारे पास कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद आएगा हमारे पास कौन सा? एस्केलिमिन्थ। एस्केलिमिन्थ से हम आगे चलेंगे तो आएगा हमारे पास कौन सा? नेम एनिलिडा, ठीक है? एनिलिडा से आगे चलेंगे तो आएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आएगा मॉलस्का। मॉलस्का के बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा, ठीक है? एकाइनोडर्मेटा के बाद आएगा हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद आएगा हमारे पास कौन सा? कॉर्डेटा, ठीक है? तो इसमें से हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे क्या? कॉर्डेटा। मतलब पढ़ेंगे तो सब कुछ ही, पर डिटेल में कॉर्डेटा पढ़ेंगे, ठीक है? फिर अगर मैं कॉर्डेटा की बात करूँ तो कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम्स आएंगे। क्या आएंगे? 3 सब फाइलम आएंगे। एक आएगा हमारे पास, पाइसेवेव और मैमिलिया। नहीं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है ना? और वर्टिब्रेटा। कौन सा? वर्टिब्रेटा, ठीक है? फिर हम वर्टिब्रेटा को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है हमने, ठीक है? तो वर्टिब्रेटा को पढ़ेंगे तो फिर हम आगे क्लासेस पे चलेंगे। तो क्लासेस में हमारे पास आएंगी कौन सी? फिर क्लासेस पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, हाँ, एप्स और मैमेलिया या मैमल्स। अरे आसान है मेरी बात की नहीं है? बताओ यार। ठीक है, तो मोटी मोटी अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर आपने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना? 15 16 17 18 19, ठीक है? और 19 में सुन लेना, एक्चुअली मैंने पूरी तरह से बताया नहीं आपको यहाँ पर, ठीक है ना? कि यहाँ पर ना हमने पाइसेस को भी डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है? पाइसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, और जब हम पाइसेस को डिटेल में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम आगे निकल जाते हैं पढ़ते हुए, क्योंकि हम ना इसमें 3 तरह की फिशेस को पढ़ते हैं। एक्चुअली एक तो फिश नहीं है, पर फिर भी उसको फिश मान के पढ़ लेते हैं। जो होती है हमारे पास कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है? फिर होती है हमारे पास कौन सी? बोनी फिश और कार्टिलेजिनस, मतलब कॉन्ट्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज नॉट 15, ठीक है? चलो 15 ले लो आपसे, कोई बात नहीं, ठीक है? तो 15 एक्चुअली ये होना चाहिए, 15 16 और 17। अरे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना? 14, ये है 15, ये 16, ये 17, एम्फीबिया 18, रेप्टिलिया 19, एप्स 20 और मैमेलिया 21। तो यार ये 21 टॉपिक तो आपने यहाँ पर मोटे मोटे पढ़ने हैं,
और थोड़ी सी आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़नी है, सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल, डिप्लोब्लास्टिक और टेप्लोब्लास्टिक चीजें क्या होती हैं, मेटामेरिज्म क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होती है, सीडोम क्या होता है। तो आप मोटा मोटा लगा लो कि आपके पास 25 सब टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए। क्या है? 25 सब टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो अब आप मुझे बता दो, अब आप खुद मुझे बता दो कि मतलब मैं चैप्टर को कैसे पढ़ाऊं, क्या मैं पढ़ाऊं और आपको नोट्स ही बनवाऊं, या मैं पढ़ा दूं और आप डेली बेसिस पे खुद से अपने अपने हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे? बताओ यार। सर मतलब साथ क्या साथ में बने ही जाते हैं जब आप पढ़ाते हो। बन ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आपको रिटर्न पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे लिखूंगा वो बहुत क्लियर रहेगा, आपको समझ आएंगी सब चीजें, ठीक है, और क्लियर रहेगा। बट आप क्या करना, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको लिखवाऊंगा ना, मतलब लिखवाऊंगा दरअसल जो आप नोट करोगे, ठीक है, तो उसी नोट उन्हीं नोट्स के बेसिस पे क्या करना है, आपने कुछ लैंग्वेज लिखनी है, कुछ लाइनें लिख लेनी है हर चीज के नीचे, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो फाइलम खत्म करके छोड़ दिया, ठीक है ना, मैंने बोल दिया मैंने पॉलीफेरा खत्म करवाया, ठीक है। तो पॉलीफेरा खत्म होने के बाद ना आपको अपने हिसाब से अपने आप क्या करना है, हाफ पेज छोड़ देना है, और उस हाफ पेज में जो पढ़ाया गया है ऊपर डायग्राम के बेसिस पे उसको आपने लाइंस में एनसीईआरटी रीड करने के बाद लिखना है। क्या इतना आप कर पाओगे? यस सर। ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे इस पे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। चलो हम शुरू करते हैं इससे पढ़ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ना। कहाँ से पढ़ना ये प्यारे बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखो, कहता है कि जो हमारे पास प्रोटोजोन्स थे, क्या थे जो हमारे पास, बेटा बताओ, प्रोटोजोन्स थे, ठीक है। वो क्या थे, वो तो सिंगल सेल थे, ठीक है ना, और सिंगल सेल होने की वजह से ही, उनके सिंगल सेलुलर होने की वजह से ही हमने उनको कभी भी एनीविलियम नहीं रखा, मतलब कि उनके जो सेल टाइप था, जैसे कि उनके पास कभी कोई ऊपर सेल वॉल नहीं थी, ठीक है ना, कोई प्लास्टर वगैरह प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, तो उस हिसाब से तो उनको यहाँ रख देना चाहिए था, कहाँ पर, एनीविलियम में रख देना चाहिए था। पर क्या हमने उनको एनीविलियम में रखा? नहीं रखा, क्योंकि क्या थे वो यूनिसेलुलर थे, ठीक है, एक ही सेल था उनके पास, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। बट ऐसा नहीं है कि एनिमलिया किंगडम में, एनिमल किंगडम में जितने ऑर्गेनिज्म हमने रखा है वो सारे सारे टिश्यू लेवल के हैं या ऑर्गन सिस्टम लेवल के, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल्स की होती है। एक होती है हमारे पास क्या, सेलुलर लेवल, ठीक है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उसमें हर एक काम किस लेवल पे हो रहा है, सेल लेवल पे हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ बोलता हूँ टिश्यू लेवल, क्या कहता हूँ मैं इसको, टिश्यू लेवल। कि यहाँ पर क्या, यहाँ पे थोड़ा लेवल डिवाइड कर गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि भैया सारा का सारा काम सारे सेल्स नहीं करेंगे, ठीक है ना, कुछ सेल्स कुछ तरह काम करेंगे और कुछ तरह के सेल्स कुछ तरह का काम करेंगे, ठीक है। तो जो सेल्स एक साथ मिलके एक जैसा काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं हमने क्या, टिश्यू। आप लोग उस वाली बात को जानते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बोला नहीं, थोड़ी और एडवांसमेंट है। इसके बाद बोला नहीं भाई, इतने सारे टिश्यूज को रखने का कोई फायदा नहीं है, काम करो आप टिश्यूज को मिला के ना एक बना दो ऑर्गन। क्या बना दो, ऑर्गन, और इस ऑर्गन को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सेल सारा का सारा काम नहीं करेंगे, यहाँ पे सारे सारे टिश्यू सारा का सारा काम नहीं करेंगे, यहाँ पर टिश्यूज मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कहूंगा उसको ऑर्गन। और वो एक ऑर्गन क्या करेगा, वो एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप, ठीक है। जैसे हार्ट बन गया, ठीक है ना, हार्ट एक ऑर्गन है, तो हार्ट का काम क्या, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। लंग्स बन गया, लंग्स का काम क्या है, एयर एक्सचेंज करना, ठीक है ना। ब्रेन का काम क्या है, सोचना, कॉन्शियसनेस देना, ठीक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए, जैसे कि हार्ट बन गया, तो हार्ट के साथ सिर्फ हार्ट काम नहीं कर सकता अकेले, हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स चाहिए, आर्टरीज चाहिए, वेन्स चाहिए, कैपिलरीज चाहिए। ब्रेन बन गया, तो ब्रेन अकेला कैसे काम करेगा, तो ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड चाहिए,
ठीक है ना, वर्टिकल कॉलम चाहिए, वर्टिकल कॉलम कॉलम कह रहा हूँ, नर्व्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के सारी सारी ऑर्गन्स को जोड़ के बनाया गया एक ऑर्गन सिस्टम बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्गन सिस्टम बनाया गया, और यहाँ पे काम फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होने लगा। तो अगर मैं एडवांसमेंट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? अगर मैं एडवांसमेंट की बात करूंगा, एडवांसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? सेलुलर लेवल। तो सबसे पहला जो हमारे पास आने वाला है, ठीक है ना, वो आ रहा है कौन सा हमारे पास? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आ रहा है बेटा, बताओ? हाँ बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं कौन से? पॉरीफेरा। कौन से आ रहे हैं? पॉरीफेरा, मतलब स्पॉन्जेस वगैरह, ठीक है ना, पॉरीफेरा आ गया हमारे पास। तो कहते हैं पॉरीफेरा में जितने भी सेल्स होंगे ना, जितने भी सेल्स होंगे, वो हर एक सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा होगा। मतलब डाइजेशन भी ये करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी ये करेगा, सर्कुलेशन भी ये करेगा, सारा का सारा काम ये सेल खुद करेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेल कर रहा, नहीं, सारे सेल सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कहता हूँ क्या मैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ होगा? इनिशियली क्या रहा होगा? इनिशियली सेल्स अलग अलग पड़े होंगे, ठीक है। फिर उनको लगा होगा यार हम अलग अलग पड़े रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे। तो क्या होगा? ये जुड़ गए सारे के सारे, एक साथ आ गए, और एक साथ आके इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। इसको हम आज की भाषा में, आज की डेट में हम इसको क्या कहते हैं? पॉलीफेरा कह देते हैं, ठीक। पॉलीफेरा से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास आती है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? सेलेंट्रेट्स में। कहाँ देखने को मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? सेलेंट्रेट्स में, ठीक है। इनके पास अभी तक कोई ऑर्गन नहीं बना है, बट यस क्या हुआ है कि कुछ सेल्स ने क्या करा है? अपना काम बांट लिया है, ठीक है। जैसे आप ले लो हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में नर्वस सिस्टम देखा जाता है, ठीक है ना, न्यूरॉन्स देखे जाते हैं। तो न्यूरॉन्स एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, और न्यूरॉन इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? इसको कॉन्शियसनेस दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर एक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है, कहाँ पर? सेलेंट्रेट्स में, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे आते हैं किसी हम ऑर्गन्स पे। तो ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो चुके थे कहाँ पर? पॉलीफेरा हो गया, सेलेंट्रेटा हो गया, ठीक है। ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए थे हमारे पास प्लेटी हेलमिन्थ्स में। कौन से? प्लेटी हेलमिन्थ्स में मेरे प्यारे बच्चों ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए थे। प्लेटी हेलमिन्थ्स में आपको ऑर्गन लेवल ऑफ जो है, ठीक है ना, वो आपको नजर आएगा, ठीक है भाई। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन्स बन गए थे, एस्केलेटन में भी ऑर्गन्स थे। और उसके बाद जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर्स आए, जैसे कि आप देखोगे इसके बाद आए हमारे पास, जैसे मान लो एनेलिडा। एनेलिडा में आपने एग्जांपल सुना होगा अर्थवॉर्म का। सुना है आपने अर्थवॉर्म का एग्जांपल? अर्थवॉर्म देखा है आपने? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो एनेलिडा में क्या होता है? एनेलिडा में मतलब उसके पास ब्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। एनेलिडा में क्या होता है? एनेलिडा में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं जी? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ये सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं? ऑब्वियसली बात है, स्पर्म्स बनाते हैं, एग्स बनाते हैं। तो एनेलिडा के बाद जितने भी आगे आ रहे हैं, इसके बाद आप ले लो एनेलिडा ले लो, आर्थ्रोपोडा ले लो, ठीक है ना, चीटी बिटी जितने भी आ रहे हैं, ठीक है ना, मॉलस्का ले लो, जितना आपके पास स्नेल आ गया, ठीक है। आप आगे चल लो, आप ले लो क्या? एकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना, स्टारफिश ले लो आप, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा के बाद जितने भी फिर कॉर्डेट्स आ गए, इसमें आप आ गए, मैं आ गया, ठीक है ना, हाथी घोड़ा पालकी, ये सारे सारे क्या हो गए? ये सारे इसमें आ जाते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं हो रही है? बताओ यार, मुश्किल तो नहीं है? मिस्टर ठीक है वाली बात? यस सर। ठीक है। तो आप थोड़ी सी हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। या आप नोट कर लो उसको आराम से, फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब से इस चैप्टर से आपने हैबिट डालनी है कि आपने एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं कहता था, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी, उसमें आपको सिर्फ नोट्स की फॉर्म में अगर आपको मिल जाए चीजें तो आप कर सकते थे। बट फ्रॉम दिस चैप्टर यू हैव टू रीड दी एनसीईआरटी। किया जी नोट? अरे हाँ या ना? कर लिया था।
Yes, sir. ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, तो कहता है कि ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से हो सकते हैं, कहता है कई तरीके के हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो सकता है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की खास बात होती है कि जो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है? जो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ये मान लो पूरा ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म में एक मिनट जी, बस मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, मान लो मेरे कहने पे आपके। तो उस ऑर्गेनिज्म में दो पार्ट्स होते हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, इसका जो आगे वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट, मान लो ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है ना, और ये क्या है? ये बैक पार्ट है। ठीक है, या आप इसको अपर पार्ट भी कह सकते हो अगर आपको वैसे है, और उसको बोल सकते हो कि आप लोअर पार्ट। ठीक है, तो उसके अपर पार्ट को मैं कहता हूँ क्या? एंटीरियर एंड। क्या कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या कहता हूँ मैं इसको? एंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट? बोलो। एंटीरियर। ठीक है, जबकि जो बैक वाला पार्ट होता है उसको कहता हूँ क्या मैं? पोस्टीरियर, या नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक, अब सुनो, कहते हैं एंटीरियर पार्ट में एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग को कहता हूँ क्या मैं? माउथ। क्या कहता हूँ मैं इसको? माउथ। ठीक है, एंड दिस इज द एंटीरियर ओपनिंग। कैसी ओपनिंग है ये हमारे पास? ये एंटीरियर ओपनिंग है, इसको कहता हूँ क्या मैं? माउथ। और एक पोस्टीरियर ओपनिंग होती है ये। सो दिस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पोस्टीरियर ओपनिंग को कहता हूँ क्या मैं? एनस। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोला करो यार, एनस। ठीक है, और अगर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास माउथ और एनस प्रेजेंट है, तो मैं बोल दूंगा कि भैया उसके पास क्या है? इट हैज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके पास क्या प्रेजेंट है? उसके पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव, हाँ, सिस्टम क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब क्यों? एक एंड से खाना अंदर लेगा और दूसरे एंड से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देगा, और इस दौरान खाने के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो सारी सारी क्या होंगे? उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते रहेंगे। भाई समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? हाँ या ना? कुछ तो बोल दिया करो। Yes, sir. ठीक है, तो उसको क्या बोलना है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप बोलोगे कि सर सारे सारे भाई सारे ऑर्गेनिजम्स में तो क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि नहीं होता? भाई आप में, मेरे में, सब में डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कि नहीं होगा? यस निशा, सर। अभी ये होगा, बट बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। एक्सेप्शंस भी होती हैं, और एक्सेप्शंस वो होती हैं जो होलोजोइक नहीं होते, जो मुंह से खाना खाते ही नहीं है। जैसे क्या एग्जांपल ले लो? टेपवॉर्म का। क्या ले लो? टेपवॉर्म का। सुन लेना कि टेपवॉर्म के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। ठीक है ना, टेपवॉर्म हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ या ना? पक्का? भैया लाइन सीधी नहीं पड़ रही थी, इसने बना दिया ऐसे। ठीक है, चलो अब आप सुनो मेरी बात। ये तो वही डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। ऐसे क्या होता है? ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। क्या होता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपने टेंथ में पढ़ा होगा, जिसमें हार्ट वगैरह होते हैं। ठीक है ना, ब्लड का एक्सचेंज होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास कौन सा? ओपन टाइप। और एक हो सकता है कौन सा जी? क्लोज। अरे समझ आई मेरी बात? ओपन और क्लोज। क्लियर हो रही है बात? चलो शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले कि ओपन क्या होता है, आप साथ साथ नोट भी करते रहो।
कौन से पहले सुन लो कि क्लोज क्या होता है, चलो पहले ऊपर समझ लो, ठीक है ना। ओपन टाइप क्या होता है, देखो देखो यार, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, तो इनकी बॉडीज में ये पूरी ये स्ट्रक्चर है, किसी पार्ट को आप ले सकते हैं। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको, उसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना, क्लियर रहेगी बात बिल्कुल। ये सॉलिड बॉडी है, कहता है इनकी बॉडी में, इनकी सॉलिड बॉडी में क्या होता है, कुछ खाली जगह होती है, क्या होती है, कुछ खाली जगह होती है, कुछ कैविटीज होती है, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कैविटीज होती हैं। और इन कैविटीज को कहता हूँ क्या मैं, इन कैविटीज को मैं कहता हूँ साइनस। क्या कहता हूँ इनको मैं, साइनस। तो साइनस का मतलब क्या होता है, साइनस का मतलब होता है एक खाली कैविटी, इसमें कोई चीज भरी जा सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या भरा जाता है, इसके अंदर भरा होता है ब्लड। क्या भरा होता है, ब्लड। पर उसको टेक्निकली ब्लड नहीं कहते क्योंकि ब्लड रेड होता है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर जो चीज भरी होती है दैट इज नॉट टेक्निकली, टेक्निकली नॉट, इट इज नॉट टेक्निकली रेड। हिमोलिम्फ होता है। हाँ ठीक है ना। तो इनके अंदर एक और फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन देने का। क्या काम होता है इसका, ऑक्सीजन देने का। उसमें ये भरा रहता है ऐसे करके, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे करके क्या रखा है, ये फिल हो रखा है। तो इस फ्लूइड को मैं कहता हूँ क्या, एंडोलिम्फ। क्या कहता हूँ मैं इसको, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, दिस इज अ फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। ये उनकी बॉडी है, कई बहुत सारी जगहों में भरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है कुछ ब्लड वेसल्स। क्या होती है कुछ, इनके पास क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना। जैसे कि ये एक ब्लड वेसल है जो ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है। ये इनकमिंग ब्लड वेसल है, इनकमिंग ब्लड वेसल, ठीक है। आप इसको आर्टरी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो, ठीक है। और ये क्या है, ये आउट गोइंग ब्लड वेसल है। क्या है ये, आउट गोइंग ब्लड वेसल, बाहर जाने वाली है, ठीक है। आप चाहो तो उसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो क्या, हाँ, वेन, ठीक है। तो क्या होता है, ये यहाँ से लेकर आती है लिम्फ को, ठीक है, और यहाँ पे डालती है, और यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से लिम्फ फिर बाहर निकल भी जाता है, ठीक है। तो सर होता क्या है बेसिकली, इनमें क्या होता है, इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली बाथ होते हैं, मतलब कि इन्हें पड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो आप कि कोई भी ऑर्गन है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गन है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूरॉन्स है, क्या है, कोई न्यूरल टिश्यू है, ठीक है ना। तो न्यूरल टिश्यू क्या होगा, न्यूरल टिश्यू ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो टिश्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो इसमें क्या होगा, वो इसमें पूरी तरह से ऐसे करके फैला पड़ा होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, इसमें डूबा रहेगा पूरी तरह से वो, ठीक है। और जरूरत लगेगी, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो इसमें से ले लेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द टिश्यू, ठीक है ना। सो टिश्यू इज बाथ इनटू द ब्लड। आप उसको ब्लड बोल सकते हो, आप उसको एंडोलिम्फ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एंडोलिम्फ भी बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे सर्कल को पूरा करूंगा, तो यहाँ पर कहीं पर इनका हार्ट होगा, सपोज दिस इज द हार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये हार्ट क्या कर दे रहा होगा, ये हार्ट बेसिकली ब्लड को यहाँ से भेज दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से ब्लड घूम के वापस हार्ट में आ जा रहा होगा। बट हार्ट में टेक्निकली ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, ठीक है। बट समझाएंगे, आपको मैंने बता दिया। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहलाता है हमारे पास ये, बोलो जी, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर ये फिशेज में होता है ना। नहीं, फिशेज में तो प्रॉपर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
लेकिन उनका हार्ट तो एक चेम्बर्ड होता है, वो बस एक बार सर्कुलेट करता है ब्लड। वो देखो वहां पे सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है, दैट इज नॉट अ सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो फिर ये कॉकरोच में होगा। ये कॉकरोच में होगा। आपने कभी ओके। चींटा मारा है? नहीं। क्या बात कर रहे हो यार, सच में नहीं मारा कभी? नहीं सर। बेटा आप तो देवता देवता आदमी हो आप तो। अरे यार, अच्छा, चलो अच्छी बात है यार, नहीं मारा, मारना है मत। अरे किसी और ने कोई छोटा सा चींटा, कोई कीड़ा, कोई सफेद रंग का कीड़ा जो पेड़ पे आता है, वो मारा है क्या कभी यार? ईमानदारी से बता दो चलो। हाँ, कोई नहीं बताएगा। आज सभी लोग फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, कोई किसी को बताना नहीं चाहता कि कौन किसने क्या चीटा मारा है, क्या क्या मारा है। मुझे पता, तुम लोग नहीं बताओगे तो सुन लो। कभी अगर तुम किसी कीड़े को मार देते हो, तो कीड़े को मारने के बाद उसके अंदर से कुछ सेमी फ्लूइड, कुछ ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड, या आप पेड़ वाले कीड़े को मारो तो कुछ हरे रंग का कुछ फ्लूइड सा निकलता है उसके अंदर से, तो उनका वो ब्लड होता है, ठीक है। हो गया जी, नोट कर लिया, इतना तो कोई ज्यादा नहीं है। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास कौन सा जी, ओपन टाइप, ठीक है। फिर हम आते हैं इस पे क्लोज टाइप में, किसके आते हैं, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास हार्ट होगा, ठीक है। हार्ट में से क्या निकलेगी, हार्ट में से निकलेगी आर्टरीज, क्या निकलेंगी, आर्टरीज, ठीक है। ये आर्टरीज आगे जाएंगी, ठीक है ना, एंड दे विल स्प्लिट इनटू द कैपिलरीज, इसमें टूट जाएंगी, ये टूट जाएंगी किसमें, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में शायद एक ही पी आता है, मैंने दो लिख दिए, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज में स्प्लिट कर गई है, ठीक है, ये स्प्लिट करने के बाद ये ब्लड देंगे किसको, टिश्यूज को, किसको देंगी ब्लड, ये टिश्यूज को, ठीक है। टिश्यूज को ब्लड देने के बाद टिश्यूज में से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये कैपिलरीज खुद ब खुद क्या करेंगी, उठा लेंगी, और उठाने के बाद वापस ले आएंगे इसको, और कहाँ लाके दे देंगे वापस, बाय मीन्स ऑफ वेन्स, किसके फॉर्म में, वेन्स की फॉर्म में। वेन्स क्या करेंगी, वेन्स यहाँ से इसको उठाएंगी, ठीक है,
और लाके वापस कहाँ डाल देंगे, लाके वापस डाल देंगे कहाँ पर, हार्ट में, ठीक है। फिर हार्ट को बाद में भेज देगा लंग्स के पास और लंग्स से फिर से फिल्टर होकर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है लंग्स से बाहर जाए, हो सकता है यहाँ से होते जब ये आ रहा हो डीऑक्सीनेट होके तो ये वापस लंग्स में चले जाए, पहले लंग्स में चले जाए और वहां से फिर वेन्स इसको लंग्स से लेकर आए, ऐसा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सुन लेना क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर आर्टरीज होती है, यहाँ पे प्रॉपर वेन्स होती है, यहाँ पे प्रॉपर कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक प्रॉपर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है, ठीक है ना, जो चीजों को जो ब्लड क्या करता है, डिलीवर करता है। समझ आई मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो उसको, ठीक है। और क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, क्वेश्चन लिखो नोट करने के बाद। अच्छा आपके भी 2 एग्जाम्स हो रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में ख्याल से आपका कब ड्यू है, अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में, यस सर। ठीक है। और उसमें आपके पास पहले मतलब चैप्टर नंबर मैंने जैसे बताया था, चैप्टर नंबर 5, 6, 8 और 9 भी आ रहा है ना। टीचर कह रहे हैं कि जितना उस टाइम तक हो जाएगा वही आएगा पेपर में, क्योंकि वो स्लो पढ़ाती है बहुत ज्यादा। नहीं आपकी टीचर पढ़ाती बहुत अच्छा है एक्चुअली, आपको जो चीज पता होती है ना, ठीक है ना, वो एक्चुअली आपको पढ़ा रही है क्या, नीट का सिलेबस पढ़ा रही है, फर्स्ट ईयर का यस सर। सिलेबस पढ़ा रही है, तो बहुत अच्छी है। उन मैम से आप ना उन मैम की क्लास में होता है, ठीक है ना, उनसे प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यस सर। मुझे पढ़ा रही है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बट देखो उनकी भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उनको स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, आधे 1 घंटे का लेक्चर मिलता होगा उनको पढ़ाने के लिए, तो कुछ वो ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाती होंगी वो, ठीक है। बट ये है वो जितना पढ़ा रही है वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, ठीक है, उनसे आप पढ़ो जरूर, अच्छे से पढ़ा रही है वो, ठीक है। चलो इतनी बात ओके सर। क्लियर हो गई, इतनी बात, ठीक है। आगे आते हैं, जब हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, जब क्या पढ़ते हैं, जब हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम उसमें हम 1-2 चीजें और भी पढ़ते हैं, क्या 1-2 चीजें हम और भी पढ़ते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने से पहले। ये तो देखते ही उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, सिमेट्री कैसी है उसकी, ठीक है ना। तो अगली चीज यहाँ पे आ रही है हमारे पास पढ़ने के लिए 4.2 में, अगर मैं देखूँ यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 आ रही है हमारे पास, क्या सिमेट्री, क्या आ रही है बेटा, सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म को हम कट करें और 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तो ऐसा हो सकता है, अगर तो ऐसा हो सकता है तो उन ऑर्गेनिजम्स को, मेरे प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ क्या, सिमेट्रिकल, क्या कहता हूँ, इनको बोलता हूँ क्या, सिमेट्रिकल। और अगर वो कभी 2 हिस्सों में डिवाइड हो ही नहीं पाएंगे तो उनको बोलता हूँ क्या, एसिमेट्रिकल। बिल्कुल ए सिमेट्रिकल। क्लियर है मेरी बात इतनी, ठीक है। जैसे यार मैं स्पॉन्ज बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, मैं एक स्पॉन्ज बनाता हूँ और वो स्पॉन्ज कुछ इस तरीके का है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप क्या इसको किसी भी तरीके से काट के आप इसको दोस्तों में तोड़ सकते हो, नो सर। नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, जितने भी पॉलीफेरा है स्पॉन्जेस जितने भी हैं वो सारे एसिमेट्रिकल हैं, क्या है, सारे के सारे वो एसिमेट्रिकल हैं, ठीक है। बट अगर वही मैं बात करूँ उसकी ह्यूमंस की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमंस की, ठीक है। तो ह्यूमंस हमें देखने में कैसे मिलते हैं, मान लो, ठीक है, सर सेंट्रल एक्सिस से हाफ हाफ कट हो जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे इसको कट करने की कोशिश करोगे, अगर आप इसको यहाँ पर इस एंगल में काटोगे तो क्या होगा, तो भाई ये 2 हिस्सों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा ह्यूमन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो वाला जो हाथ है, दिस हाफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, सर सिमेट्री में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखते हैं ना, बिल्कुल अंदर के नहीं देखते। नहीं सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ठीक है, क्योंकि हम फिजिकल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, ये दो हिस्सों में टूट जा रहा है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है। अच्छा सुनो एक बात और मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सिमेट्रिकल तो है बट इसकी सिमेट्री कैसी है, क्योंकि सिर्फ एक ही कट है जो उसको दो हिस्सों में तोड़ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को? बायलेटरल। यस, तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहलाती है ये? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर आप चाहो कि इसको भैया मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो इस दो हिस्सों में टूटेगा ये? नहीं। मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो ये टूटेगा दो हिस्सों में? कभी भी नहीं। So there are only two cuts. There is only one cut, one plane जो क्या कर सकता है, जिसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टार फिश की, किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अरे स्टार फिश देखिए आपने? यस सर। हाँ ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास हो गई है क्या, स्टार फिश। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं स्टार फिश को ऐसे कट करूंगा तो क्या ये 200 में कट हो जाएगा? हो जाएगी? यस सर। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए जगह पे पेन रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो क्या ये 200 में कट हो जा रही है? आप देख के बताओ। नो सर। इसमें नहीं हो रही है। एक्चुअली वो ठीक से बनी नहीं है, ठीक है, बट जब इसको नेचर बनाएगा ना, कुदरत जब इसको बनाएगी तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड हो जाएगा 200 में, ठीक है। नॉट एक्जैक्टली दिस, ठीक है। डायमीटर से कट मारेंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली दोनों पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट ना सेंटर पे नहीं है कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कट करोगे तो भी ये 200 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बना ठीक से नहीं है और ये एक रीजन है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये डिवाइड कट होती नजर नहीं आ रही है, बट यस इट विल गेट कट, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से भी 200 में तोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो भी क्या हो जाएंगे, तो भी 200 में एग्जैक्टली ये टूट जाएगी। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे सिर्फ एक कट में बहुत सारे कट्स, ठीक है, तीन तीन कट, चार चार कट्स, आठ आठ कट, क्या कर सकते हैं, इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, क्योंकि हर टाइप से क्या है बराबर है, अगर आप इसको सेंटर मान लोगे तो यहाँ से लेने के बाद क्या कर सकते हो आप, एक चीज को रेडियस मान के आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड सर्कल बना सकते हो उसके आसपास, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है, उनको मैं कहता हूँ क्या, उनकी सिमेट्री कैसी है, उनकी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। है सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। आर यू गेटिंग? भाई समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में फर्क समझ आ गया? क्या होती है रेडियल सिमेट्री और क्या होती है बायलेटरल सिमेट्री? मनस्वी? सर बायलेटरल जिसमें सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और रेडियल नहीं, जिसमें दो पार्ट्स में तो दोनों में डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है, सर बट एक ही जगह से। बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही कट उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। जबकि जबकि इस वाली चीज में क्या होगा, रेडियल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इक्वल इसमें हाफ। मल्टीपल कट्स क्या कर सकते हैं, आपको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं लिखवाता हूँ आपको पहली चीज, पहले आपको नोट कर लो फटाफट सिमेट्री के अंदर। सिमेट्री के अंदर लिख लें, सो डिवाइड कुछ बना रहे हैं।
Out here. सर 2 Done. चलिए डिफाइन करें एसिमेट्रिकल को। लिखें 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 एनी प्लेन PLANE plane any plane that passes through the center that passes through the center that passes through the center does not divide the organism into two equal halves the organism is called asymmetrical. Example लिखें sponges. ठीक है, चले आ जाएं। देखिए रेडियल सिमेट्री में जाते हैं। रेडियल सिमेट्री या पहले बायलेटरल सिमेट्री लिख लो when the body can be divided into identical
identical left and right identical left and right halves in only one plane मतलब कि सिर्फ एक ही प्लेन क्या कर सकता है, पूरी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में, आइडेंटिकल हाफ्स में, राइट और लेफ्ट हाफ्स में क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, द सिमेट्री इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। लिख लो। Done? Yes. आगे आ जाए। रेडियल सिमेट्री में लिखूं, लिखें when any plane passing through the center passing through the center of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी, स्टार फिश में देखने को मिल रही है। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है ये, स्टार फिश में देखने को मिल रही है आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल सकती है कहाँ पर, हाइड्रा में। ठीक है, आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल सकती है कहाँ पर, टीनोफोरा में। कहाँ पर, टीनोफोरा में। तो ये वाली बात शायद आपको पता अभी नहीं होगी, बट आने वाले टाइम में पता चल जाएगी कि बेसिकली जो स्टार फिश है ये बिलोंग करती है किसको, एकाइनोडर्मेटा को। किसको बिलोंग करती है, एकाइनोडर्मेटा को। ठीक है, हाइड्रा बिलोंग करता है किसको, सिलेंट्रेटा को। ठीक है, वाली देता हूँ साफ साफ स्पेलिंग में। सर अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें सिलेंट्रेटा लिखना होगा या फिर नाइडेरिया? आप सिलेंट्रेटा लिखिए, ठीक है ना। ओके सर। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा तो खुद एक किंगडम ही है, टीनोफोरा उस ऑर्गेनिज्म का नाम भी है, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, टीनोफोरा लिख लें यहाँ पर। अच्छा, टीनोफोरा में इसकी साइलेंट है, समझ आएगी वाली बात। तो मैं क्या लग रहा होगा, मैंने साथ में क्या बना रखा है, सी टाइप। ठीक है, तो ये सिटानोफोरा नहीं है, ये टीनोफोरा है। अरे क्लियर हो रही है मेरी इतनी बात, हाँ या ना। ठीक, चलो बढ़े आगे। चलो आगे आते हैं, किस पे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया हमने सिमेट्री पढ़ ली, हमने सब पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
सर मेरी 11:30 से फिजिक्स की क्लास है। हाँ तो आप चले जाना, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक बता के जाना, ठीक है ना। ओके सर। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है डिप्लोब्लास्टिक और क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक, आप समझते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में, ठीक है, जब ह्यूमंस में आप लोग जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, उसको कहते हैं क्या, मैं जाइगोट कहता हूँ इसको। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अरे जानते हो ना यार आप, कितने सेल होते हैं जाइगोट, जो स्पर्म और एग की मिलने से बनता है, क्या कहते हैं उसको हम, जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या करता है, बहुत सारे सेल्स बना लेता है। क्या कर लेता है, बहुत सारे ये सेल्स बना लेता है, ठीक है, डिवाइड करते करते। फिर ये आके मदर के का जो यूट्रस होता है, वॉर्म होता है, उसमें आके क्या कर जाता है ये, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इम्प्लांट हो जाता है वॉल पे। इम्प्लांट कर जाता है, ठीक है ना। इम्प्लांट करने के बाद ये कहलाया जाता है क्या, एम्ब्रियो। क्या कहलाया जाता है, एम्ब्रियो। अरे हाँ या ना, क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स, एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, डिफरेंशिएट कर जाते हैं और बना लेते हैं क्या, एक आउटर लेयर ऑफ सेल। क्या बना लेते हैं, बोलो, आउटर लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये सेल्स की जो आउटर लेयर है, इसको कहता हूँ क्या मैं, इसको कहते हैं हम एक्टोडर्म। क्या कहते हैं बेटा, बोल दिया करो, हाँ क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होते हैं, कुछ अंदर के सेल्स भी होते हैं, वो कुछ जगह छोड़ के, वो कुछ जगह छोड़ के अंदर एक लेयर बना लेते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना, ठीक है। सर कैन आई लीव? 11 कितने क्लास आपकी, 11:30 से। यस सर। हाँ हाँ तो आप जा सकते। अच्छा मुझे 11:50 सुनाई दिया था। यस यू कैन लीव, और रिकॉर्डिंग आप जरूर देख लेना उसके बाद, ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये बना लेते हैं। और ये कहलाती है क्या, ये वाली लेयर कहलाती है हमारे पास क्या, एंडोडर्म। क्या कहलाती है बेटा, बोलो, एंडोडर्म। तो इनमें अगर आप देख पा रहे हो तो इनमें बेसिकली दो लेयर्स बन रही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और तीसरी लेयर में कभी भी हाँ नहीं बनती है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म को या इस तरह के स्ट्रक्चर को मैं कहता हूँ क्या, डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता हूँ मैं इसको, बोल दिया करो, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। क्लियर है, अरे भाई बात क्लियर है कि नहीं है, हेलो। यस सर। यस सर। यस बोलिए, आप मुझे ठीक है, हाँ ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, देखो जैसे कि हमारे पास जो होती है सिलेंट्रेट्स। क्या होते हैं हमारे पास, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट जैसे हाइड्रा वगैरह, इनमें 3 लेयर्स नहीं होती। इसमें होती है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और बीच का ये जो खाली जगह है बीच की, इस खाली जगह हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड दी, आप इसको ल्यूमन बोल भी सकते हो, नहीं बोल सकते, छोड़ो छोड़ दो, इस पे जाते नहीं हम, रहने दो, ठीक है। पक्का जी, ठीक। अभी आपको एक बात और बतानी है इसमें से, पर मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है कहानी, पिक्चर। अब देखो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो है, ऑब्वियसली बात है, ये करता है या कि इम्प्लांट करता है। क्या करता है, इम्प्लांट करता है। और इम्प्लांट करने के बाद यहाँ पर सेल्स क्या करते हैं, सेल्स ऑब्वियसली बात है डिवाइड करते हैं।
और डिवाइड करने के बाद ऐसे करके सेल्स की एक, हाँ बोल दिया करो, एक लेयर बनती है। ठीक है, इस लेयर के बाद, इस लेयर के बाद, ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास एक्टोडर्म। ठीक है, फिर एक लेयर और बनती है यहाँ पर बिल्कुल अंदर, जिसको हम कह देते हैं क्या, बताओ जी नाम से, Endoderm. एंडोडर्म। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द एंडोडर्म। ठीक है, और एक लेयर इसके बाद भी बनती है, जो बनती है बेसिकली इसके बीच में, कहाँ पर, इसके, इन दोनों के बीच में ये लेयर क्या होती है, हमें ऐसे करके ये नजर आती है, और ये होती है कि हमारे पास थर्ड लेयर क्या होती है, हमारे पास ये थर्ड लेयर होती है। एंड ये थर्ड लेयर एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नजर आई है, बीच वाले को कहता हूँ क्या मैं, मेसोडर्म। क्या कहता हूँ मैं इसमें, बेटा बेटा बोला करो, क्या कहता हूँ, मेसोडर्म। ठीक है, और क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट है, तो इसको कहता हूँ क्या मैं, ट्रिप्लोब्लास्ट। ठीक, क्या कहता हूँ मैं इसमें, इसको कहता हूँ क्या, शाबाश, ट्रिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्ट। क्लियर हो रही है मेरी बात, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, यस सर। तो जितने भी हमारे पास सिलेंडरेटा के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे हमारे पास, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केलेमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे सारे क्या होंगे, सारे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सारे सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब उनमें तीनों लेयर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स हैं, यहाँ पर भी क्या है, कुछ सेल्स हैं बीच में प्रेजेंट है, क्या है, कुछ सेल्स यहाँ पे बीच में, बोला करो, प्रेजेंट है। ठीक है ना, बट वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, आप क्लियरली बता नहीं सकते हो एक्टोडर्म है या मेसोडर्म, एक्टोडर्म है या एंडोडर्म है। सो दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, क्या है हमारे पास, ये इनके बीच में क्या नजर आ रहा है हमें, ये एक अनडिफरेंशिएटेड, मैंने ब्लू कलर से गलत बना दिया इसको, सर हाँ सर मेसोग्लिया तो नॉन सेल्यूलर होती है। मैं आ रहा हूँ बेटा, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर इनके बीच में क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। कैसी लेयर है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। ठीक है ना, जिसको मैं कहता हूँ क्या, मीजोग्लिया। क्या कहता हूँ मैं इसको, मीजोग्लिया। ठीक है, एक्चुअली ये जो लेयर ये जो बनी है, क्या बनी है, जो लेयर बनी है, एक्चुअली एक तरह से कैविटी है। क्या है, एक तरह से ये कैविटी है। रियल में भी आपको समझाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, सिलोम। क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी सिलोम पढ़ाऊंगा, तो आपको फर्क समझ आएगा कि भैया कैविटी में, ठीक है ना, और मीजोगिलिया में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करो आप, अभी के लिए आप इसको नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट करो, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ निष्ठा। ठीक है, देख लिया जी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अगर नोट कर लिया तो।
डन। लिखिए क्वेश्चन, डिफाइन the following terms. Define the following terms. Number 1, diploblastic. Number 2, triploblastic. Number 3, mesoglea. ठीक है, चलो अभी मैं आता हूँ मेजोग्लिया समझाता हूँ वो क्या है बेसिकली। उससे पहले आप एक और चीज समझ लो। ठीक है, आते हैं किस पे हम, सीलोम पे। किस पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सीलोम। क्या है सीलोम बेसिकली? जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ चुकी है, मार्कर्स ले लेते हैं। ये हो गई हमारे पास एक्टोडर्म। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एंडोडर्म। सुंदर है ना मेरी बात को? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ऑब्वियसली बात है इसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी हमारे पास? प्रेजेंट होनी चाहिए मेसोडर्म। ठीक है, तो यस मेसोडर्म इज प्रेजेंट, मेसोडर्म इज प्रेजेंट। और अगर आप देखोगे तो मेसोडर्म में क्या है, मेसोडर्म के बीच में, कहां पर, मेसोडर्म के बीच में क्या है, एक खाली जगह है। क्या है? एक खाली जगह है, एक कुछ ब्लैंक कैविटी है, इफ यू कैन सी दिस। ठीक है, सपोज दिस इज दी, नॉट दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, बहुत ही बारीक बात है, थोड़ा थोड़ा तरीके से समझना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो ये तो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मेसोडर्म। ठीक है, और मेसोडर्म के अंदर एक ये खाली स्पेस है। तो ये जो कैविटी है, क्या है, ये जो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, जो कैविटी जो बीच में प्रेजेंट है ना, कहाँ पर, कैविटी इन मेसोडर्म। तो इस कैविटी को मैं कहता हूँ क्या बेसिकली, सीलोम। क्या कहता हूँ मैं इसको, कहता हूँ क्या मैं, सीलोम। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, और इस कैविटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होगा हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स होती है, क्या होती है, जितनी भी मसल्स होती हैं, उन सब के, वो सारी सारी किससे होती है, मेसोडर्म से बनी होती है। ऐसे ही मैं एक मसल एग्जांपल लेता हूँ, आप मसल एग्जांपल ले लो, जैसे आपने लिया हार्ट के, ले लिया आपने हार्ट, समझ के देखना। ठीक है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एग्जांपल गलत है पर आपको समझ आएगी बात मेरी। ठीक है, थोड़ा सा गलत एग्जांपल समझा रहा हूँ बट समझ आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अगर आप हार्ट को देखते हो तो भाई हार्ट बेसिकली मेसोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, और हार्ट के अंदर क्या है, ये एक, ये कैविटीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये, these are the cavities that are present inside the heart। नजर आ रहा है आपको ये चार कैविटीज? भाई बोलो हाँ या ना? ठीक है, so these are the four cavities that are present inside the heart। और इन्हीं को ही कहता हूँ क्या मैं, एट्रिया, वेंट्रिकल। सुना होगा आपने, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये कैविटीज है। और कैविटी क्यों प्रेजेंट है? कैविटी इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हम ह्यूमंस क्या है, हम ह्यूमंस सीलोमेट है। क्या है ह्यूमंस मेरे प्यारे बच्चों? वी आर दी सीलोमेट्स। हमारी बॉडी में ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। ट्रू सीलोम क्या होती है? ट्रू सीलोम एक ऐसी कैविटी होती है जो
मेसोडर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब मुझे बताओ जल्दी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर देखो हार्ट अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से ठोस होता, मजबूत वैसा होता, तो उसके अंदर क्या खाली स्पेस होती? नहीं होती। अगर इसमें खाली स्पेस नहीं होती तो क्या कभी इसमें ब्लड फिल हो पाता? आप बताओ जी मेरे को, कभी हो पाता? कभी नहीं हो पाता। इसके अंदर ब्लड फिल हो इसलिए पा रहा है क्योंकि अंदर ही कैविटी प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं हो रही है? हाँ संभवी, समझ नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? संभवी का नेटवर्क टूट रहा है। अच्छा, भावार्थ क्लियर हो रही है वाली बात? Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम आगे आते हैं। क्या है, जरूरी नहीं है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, उसमें ये मतलब ऑब्वियस बात है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि जितने ट्रिप्लोब्लास्टिक है सब में ये लेयर प्रेजेंट होगी। दिस इज नॉट मैंडेटरी एक्चुअली। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बाहर बाहर क्या हो, ये एक्टोडर्म हो, ठीक है ना, फिर उसके तुरंत बाद क्या हो जाए, उसके तुरंत बाद आ जाए मेसोडर्म, ठीक है, और फिर उसके फिर लास्ट में अंदर आ जाएगी हमारे पास एंडोडर्म। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कहते हैं जिनके अंदर वो कैविटी होती नहीं है, मतलब कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बाद, तीनों लेयर्स के बाद एक्टो, मीजो और एंडो तो है, मतलब ये ट्रिप्लो तो है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, बट ये जो कहता हूँ क्या मैं, ए सिलोमेट कहता हूँ उनको मैं, बेटा बोल दिया करो, ए सिलोमेट के इनके पास कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तीनों लेयर होने के बावजूद भी ये ए सिलोमेट है। ठीक है, जैसे आएगा ये बिल्कुल फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो इसका फ्लैट वॉर्म का, सुना है आपने फ्लैट वॉर्म, पीता कीड़ा, टेप वॉर्म सुना है आपने, टेप वॉर्म। ठीक है, ये सारे तो समझ लेना बेसिकली जो प्लेटी हेलमिन्थ्स हैं, क्या है, जितने भी जो प्लेटी हेलमिन्थ्स हैं, ठीक है जी, ये सारे क्या होते हैं, सारे के सारे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट ये सिलोमेट होते हैं, इनकी बॉडी में कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। मिस्टर क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ इस पे तीसरे वाले पे। ठीक है ना, थर्ड केस ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है, ये हो गई एक्टोडर्म, क्या होगा ये एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म के बाद अंदर बिल्कुल बीचों बीच ये हो गई एंडोडर्म। ठीक, अच्छा, और यहाँ पे जो मेसोडर्म है, क्या है, ये जो मेसोडर्म है ना, ये पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, मेसोडर्म प्रेजेंट इन पैचेस, पैचेस होंगे। मेसोडर्म प्रेजेंट है इसमें पैचेस में। ठीक है ना, ऐसे करके नजर आ रहा है आपको, मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन पैचेस। हाँ, मेसोडर्म पैचेस में प्रेजेंट है, ठीक है, उनमें कैविटी है, दिस इज मेसोडर्म, बट ये भी मेसोडर्म है, ठीक है, बट ये प्रेजेंट है पैचेस में। ठीक है ना, और इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा तो कैविटी तो नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, कैविटी नजर आ रही है, पर सुन लेना जो कैविटी है ना, इसको हम सिलोम नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, इसको हम सिलोम नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट सिलोम। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है ना, और मेसोडर्म में, ठीक है, क्या है, कैविटी से प्रेजेंट है, बट एक ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं है, कैविटी, सूडोसिलोम। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं कि कैविटी इज प्रेजेंट इन पैचेस, ये पैचेस में प्रेजेंट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, बेटा बताओ क्या कहते हैं? सूडोसिलोम। ये ऐसे में कहता हूँ क्या मैं, ये दिखाते तो है कि हमारे पास सिलोम है, बट ये सिलोम इनके पास नहीं होती, सो दे आर नॉट सूडोसिलोमेट। क्या कहलाती है ये, सूडोसिलोमेट्स।
ठीक है, अरे इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आ जाओ किस पे वापस, हम चलते हैं किस पे, मीजोगिलिया वाले कॉन्सेप्ट पे। सर हीमोसिलोम भी तो होगा इसमें एक और, कौन सा होगा? हीमोसिलोम। हीमोसिलोम एक्चुअली क्या है, वो पार्टी तो है जिसमें ब्लड फिल होता है, ठीक है, उसको आप रहने दे सकते हो, ठीक है ना, उसको नहीं देखना हमने। आप आ जाओ ओके। मीजोगिलिया पे आ जाओ, ठीक है, दैट इज नॉट डिफरेंट, वो इसी का इसका ही पार्ट, ठीक है। आ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर क्या, यहाँ पे हमारे पास ये मीजोगिलिया है, तो मीजोगिलिया है क्या बेसिकली, तो मैं बता रहा था आपको यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्रेजेंट होते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको हटा दूं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स है जो अनडिफरेंशिएटेड है, और ये सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स बनाते हैं कुछ कुछ, जैसे हमारी बॉडी में हम सुना होगा लिगामेंट होता है, सुना है आपने, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है, मैट्रिक्स। तो वैसे यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, ये एक केमिकल, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाते हैं। और वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस क्या होता है, वो इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में डिपॉजिट हो जाता है, ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है ना यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंस क्या होता है, जो सब्सटेंस इनके मीजो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या हो जाता है, डिपॉजिट कर जाता है। और उसके डिपॉजिट करने की वजह से, एक और थर्ड लेयर बन जाता है, जिसको कहता हूँ क्या मैं, मीजोग्लिया। क्या कहता हूँ उसको, मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं मीजोग्लिया। आप क्लियर हो रही है मेरी बात मिस्टर? ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यस बात सर। है कि यहाँ पर ये प्रॉपर एक सेल की लेयर नहीं है, जैसे एक्टोडर्म एंडोडर्म एक प्रॉपर सेल की लेयर्स होती है, तो इट इज नॉट अ सेलुलर लेयर, वो प्रॉपर एक सेलुलर लेयर नहीं है। मिजोगिलिया, मेरे को ऐसे कहना चाहिए कि मिजोगिलिया इज बेसिकली व्हाट, इज अ ए सेलुलर लेयर। कैसी लेयर है हमारे पास ये, इट इज अ ए सेलुलर लेयर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, इसके बीच में, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। भाई क्लियर हो रही है मेरी बात? बोलो हाँ या ना। ऑनेस्टली, यस सर, क्लियर है। ठीक है। सर, हम्म, प्रिमिटिव गट का भी कुछ रोल होता है? क्या बोलूं, क्या क्या कह रहे हो? प्रिमिटिव गट का भी कुछ रोल होता है? बेटा आवाज बहुत कट रही है आपकी, दोबारा बोलो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई और बताएंगे क्या कह रही है? दोबारा क्या दूंगा मैं, कितना समझ आया मेरे को, असाइनमेंट? चलो क्वेश्चन लिखे आगे होमवर्क के लिए, लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन सिलोमेट, सिलोमेट, एसिलोमेट एंड pseudocylomates and pseudocylomates।
ठीक है, सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स एंड सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स का एग्जांपल याद रखना, सूडोसिलोमेट्स का एग्जांपल होता है हमारे पास, जो हमारे पास होते हैं ना एस्केलिमेंट्स, कौन से एस्केलिमेंट्स, ठीक है, एग्जांपल ले लेना एस्कैरिस का, अभी आएगा आगे चल के ये, ठीक है। तो हमारे पास ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं, क्या होते हैं ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। लास्ट चीज पढ़ा रहा हूँ बस आज की, ठीक है ना, 2 मिनट की बात है, ठीक है ना, थोड़ी सी एनर्जी और बचा के रखो बस अपनी। हमने सब कर लिया है, बस हमारे पास एक चीज रह गई है जो हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ते पढ़ते हमारे पास बार बार बीच में आएगी, उसको कहता हूँ क्या मैं, एक लाइन बार बार लिखी आएगी, बॉडी इज सेगमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ते हैं, उसको कहता हूँ क्या मैं, सेगमेंटेशन, क्या कहता हूँ मैं उसको, सेगमेंटेशन। और जरूरी नहीं है कि सबकी बॉडी सेगमेंटेड हो, इट इज नॉट essentially, it is not essential or it is not mandatory that the body of each and every organism is segmented, but yes it might be segmented, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एंट का, चीटा देखा है आपने, एंट ले लो या कॉकरोच ले लो, चलो कॉकरोच ले लेते हैं, कॉकरोच, ठीक है। अगर आप एंट या कॉकरोच देखोगे तो इनकी बॉडी क्या होती है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है उसको कहता हूँ क्या मैं, हेड, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है उसको कहता हूँ क्या मैं, थॉरेक्स। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहता हूँ क्या मैं, एब्डोमेन। क्या कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एब्डोमेन। सो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी इज बेसिकली नॉट डिवाइडेड, मुझे बेटर तरीके से कहना चाहिए कि बॉडी इज बेसिकली व्हाट, body is segmented into 3 parts, body is segmented into 3 parts, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्या ना, सेगमेंटेशन। और जरूरी नहीं कि सेगमेंटेशन हमेशा ऐसी हो, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, ठीक है ना। सेगमेंटेशन एक और तरीके से भी हो सकती है, जैसे कि आपने एग्जांपल ये जरूर देखा होगा, आपने वो जरूर देखा होगा, क्या कहते हैं इसको हम, व्हाट डू वी से, अर्थवॉर्म, ठीक है। तो अर्थवॉर्म के में जो होता है, अर्थवॉर्म इज समवट लाइक दिस, और अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन थोड़ी होता है, उसमें तो मेटामराइजेशन होता है। आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे उनकी बॉडी होती है, आपको ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि बॉडी क्या है, बॉडी बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। आपको लगेगा कि बॉडी क्या हो रखी है, बॉडी बहुत सारे एन्युलर लिंक से, जिससे एन्युलर लिंक से, गोल गोल चक्कों से, ठीक है ना, सिक्कों से, या ऐसे करके इनसे जुड़ के बनी हुई है, ठीक है ना। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है, क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है, ये एक अलग तरह का सेगमेंटेशन शो करती है, ठीक है। ये अंदर से टूटी टूटी नहीं होती, जैसे ये तो देखो, अगर मैं बताऊं आपको, इसको अगर आप देखोगे इसको, सॉरी सॉरी, कॉकरोच को देखोगे तो इनका हेड वाला पार्ट पूरी तरह से एक अलग होता है, ठीक है ना। नाउ जिसका हेड वाला पार्ट ऐसे करके जुड़ा होता है इससे, एब्डोमेन से, और फिर ये एब्डोमेन वाला पार्ट जुड़ा होता है इससे, ऐसे करके, सॉरी, थॉरैक्स वाला पार्ट जुड़ा होता है एब्डोमेन से, और हेड वाला पार्ट जुड़ा होता है थॉरैक्स से, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें ये बिल्कुल बाहर से तो क्या है, बाहर से आपको लगेगा सेगमेंटेड है, बड़े अंदर से ऐसे ये वाले पार्ट ये डिवाइडेड ये नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो इस तरह की स्पेशल सेगमेंटेशन को कहता हूँ क्या मैं, ठीक है ना। बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। कैसे सेगमेंटेशन है यहाँ पर हमारे पास क्या, मेटामेरिक segmentation, and this metameric segmentation is sometimes refers to as मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं क्या बेटा, बोला करो, हाँ, मेटामेरिज्म। अरे आसान है मेरी बात, क्या नहीं है, बोलो, क्लियर हो रही है, ठीक। तो इसमें लिखो, ठीक है ना, इसमें लिख लो आप, सेगमेंटेशन में लिखो, लिखो
in some animals, in some animals, in some animals, body is externally and internally divided into, body is externally and internally divided into segments, 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 segments with a serial repetition, with a serial repetition, with a serial repetition of 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 at least some organs, at least some organs. ठीक है, एग्जाम्पल में लिखें, एग्जाम्पल में लिखें, the body of earthworm, the body of earthworm, the body of earthworm is divided into, is divided into is divided into segments, segments or metamers, or metamers, 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 full stop. This pattern is called, this pattern is called, this pattern is called metameric segmentation, metameric segmentation, and this phenomena is called, and this phenomena is called metamerism, and this phenomena is called metamerism. ठीक है, नोट किया, ठीक है, चलो। तो बेटा ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारे पास पूरा होता है, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर के सारी बेसिक्स पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, हमारे फाइलम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, 3 हो जाएंगे। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लेटिहेलमिन्थेस, स्केलेमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। और फिर हम कॉर्डेटा की जो बाकी क्लासेस हैं उसको फिर हम आगे की 2 क्लासेस खत्म करेंगे। ये चैप्टर भी हमारे पास बड़ा है और पहले मैं इसको बिल्कुल से क्वेश्चंस करवा देता था डायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें से कौन-कौन से सवाल क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली, क्योंकि इसकी जो वेटेज एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में या आपके फाइनल एग्जाम में, वो सिर्फ और सिर्फ अगर 70 नंबर का पेपर होता था तो 70 में से इसकी वेटेज सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर की होती थी, ठीक है। बट अब इसकी वेटेज बढ़ गई है, मेरे ख्याल से इसकी वेटेज कितनी हो गई, 18 की मार्क्स ही हो गई है, 17-18 की मार्क्स की इसकी वेटेज हो गई है, ठीक है। तो काफी इसकी वेटेज बढ़ गई है, तो उसको इस यूनिट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पार्ट हमारे पास कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, कबले बताओ यार, कबले, सर कभी भी ले लो, मंडे या वेडनेसडे। मंडे वेडनेसडे को ले लें, ठीक है। तो वेडनेसडे को ले लेते हैं, ठीक है। कितने बजे लें,
वेडनेसडे को ले लें 7:15 to 8, बताओ। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, वेडनेसडे को लेते हैं कितनी बार, जैसे 7:15 से 8, ठीक है जी। और ये सिर्फ इस वेडनेसडे होगा फिर हर वेडनेसडे? नहीं सिर्फ इस वेडनेसडे को कर लेते हैं, ठीक है। ओके। ओके बच्चे, चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir.